वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस माय नाम सर। बेटा आज हम लोग जो हमारी यूनिट है सॉल्यूशन, उसकी बैक एक्सरसाइज से रिलेटेड आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपने मुझे भेजी थी, तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बार आप बोर्ड की तरफ देखेंगे कि ये कुछ क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। तो यहाँ पर जो आपने सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे भेजी है 2.6 नंबर क्वेश्चन है। तो 2.6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहते हैं कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, यानी कि इस बंदे ने हमें HCl दिया 0.1 मोलैरिटी का और उसकी ml पूछी है, इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। तो दोनों के जो मोल्स हैं वो इक्वल है। यानी आप क्वेश्चन को समझो। पहले मैं एक बार बोर्ड की तरफ कैमरा जूम करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक मिक्सचर दिया गया है और वो जो मिक्सचर है उस टोटल मिक्सचर का जो वेट है W मिक्सचर अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो वो है हमारे पास 1 ग्राम। ये बंदा कहता है कि इस 1 ग्राम के अंदर से, शायद बोर्ड आपको दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, आई होप अब आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा नीचे हो रहा है कि W मिक्सचर, जो मिक्सचर का वेट हमें दिया गया है वो 1 ग्राम दिया गया है। ठीक है जी। इस 1 ग्राम के अंदर से हमारे पास दो चीजें, एक तो हमारे सोडियम कार्बोनेट W, सोडियम कार्बोनेट, और एक हमारे पास है W बाइकार्बोनेट। दो चीजें हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब इसमें से जो W सोडियम कार्बोनेट है, लेट कर लेते हैं कि X ग्राम है हमारे पास, और ये जो हमारे पास है ये है 1 माइनस X ग्राम। क्लियर सबको? अब आपने क्या करना है बेटे, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए, इस बंदे का कहना है कि दोनों के मोल्स बराबर है। तो सबसे पहले तो मुझे इनके मोल्स निकालने पड़े, तो उसके लिए मुझे चाहिएगा इसका मोलर मास। तो ये मैंने सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास लिया और यहाँ पे मैं बाइकार्बोनेट का मोलर मास लिया। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास देखूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू मेरे पास, मैंने पहले कैलकुलेट करके रख रखे बेटे आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन चाहो तो खुद कैसे करोगे। सोडियम का 23 है, 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 48 इसका होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आएगी 106 और इसकी यूनिट होती है बेटे ग्राम मोल इनवर्स। और जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इसका मोलर मास आएगा 84 ग्राम मोल इनवर्स। अब आप लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इसके बाद आप लोग सबसे पहले मोल निकाल दीजिए यहाँ पे। तो मैंने सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकाले, कैसे आएंगे हमारे पास X/106। ठीक है जी, क्योंकि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। इधर निकालिएगा आप इसके मोल्स, यहाँ पे मोल्स क्या आएंगे हमारे पास 1 माइनस X/84। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि दोनों इक्विमोलर है, तो मैं लिख रहा हूँ एज बोथ आर इक्विमोलर। दोनों के दोनों इक्विमोलर है हमारे पास। X/106 1 माइनस X/84। अब आप इसको क्रॉस ले जाइए, ये कितना हो गया हमारे पास 84X 106 माइनस 106X, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 190X 106। X की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 106/190। तो जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.558। क्लियर है? अब अगर मेरे पास ये X की वैल्यू 0.558 आ गई, अब मेरे को बैक जाना पड़ेगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ X की। तो X की वैल्यू क्या है बेटे हमारे पास 0.558/106। यहाँ मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.442/84। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, इसका सोल्व निकाल लोगे सोल्यूशन, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है बेटा रिजल्ट 0.00526। ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि हमारे पास जब इसको सोल्व करोगे तो आप लोग, तो रिजल्ट क्या है 0.00526। यानी कि मेरे को मोल्स मिल गए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। तो मेरे को किसके मोल्स मिल गए Na2CO3 का, वो निकालने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि इस बंदे ने कहा कि बहुत सारे इक्विमोलर। अगर दोनों इक्विमोलर है तो इसके मोल्स भी कितने होंगे 0.00526। यानी कि मैंने क्या किया, अब तक का काम दे दिया। मैंने इस 1 ग्राम से मोल निकाल ली, यानी इस 1 ग्राम मिक्सचर के अंदर जो Na2CO3 के मोल्स हैं कितने हैं 0.00526, और बाइकार्बोनेट के भी कितने मोल्स हैं अगर मैं देखूं तो 0.00526।
अब मैं इसको रब करता हूँ और मैं आगे चलाता हूँ। इसके बाद बेटे आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे +1 यूज हो रही है। +1 में आप लोग करते थे स्टोइचियोमेट्री, तो अब यहाँ पे बेटे हमारी स्टोइचियोमेट्री चलेगी। तो देखो ध्यान से, एक बार बेटा क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग जाके बैक, तो वहां पे देखिए बंदा इसको किसके साथ ट्रीट करवा रहा है, HCl एक्वस के साथ। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है 2NaCl, ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, साथ में H2O और प्लस CO2 गैस, ये हमारा प्रोडक्ट बना। लेट अस सी वंस मोर, सोडियम कार्बोनेट था, HCl एक्वस के साथ ट्रीट किया गया, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना, CO2। अब अगर आप यहाँ देखते हैं ध्यान से, अगर मेरे पास 1 मोल है कार्बोनेट का, तो मेरे पास 2 मोल किसके होंगे, HCl के होंगे, यानी कि जितने मोल Na2CO3 है उससे डबल मोल HCl मेरे को रिक्वायर्ड है। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि HCl रिक्वायर्ड कितना है, यहाँ पे 0.00526 इंटू 2, ये हो गई हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट का केस है। यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन में 1 मोल बाइकार्बोनेट के लिए 1 मोल HCl चाहिए आपको, यानी कि इस केस में जो हमारा HCl रिक्वायर्ड होगा, अब आप लोग एक बार चेक करें, मैंने NaCO3 है कितना 0.00526, तो मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा 0.00526। ये चीज दोबारा देखो बेटा एक बार, ये मैंने स्टोइचियोमेट्री लिखी है यहाँ पे। स्टोइचियोमेट्री हमें क्या शो कर रही है कि अगर 1 मोल था Na2CO3 का कार्बोनेट का, तो आपको 2 मोल HCl चाहिए, बट मेरे पास तो क्लियर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कि कितने मोल थे 0.00526, उसके डबल मोल मेरे को HCl के चाहिए। और NaCO3 में क्लियर दिखाई दे रहा है 1:1 है, जितने मोल बाइकार्बोनेट के थे उतनी HCl के, तो ये मेरे पास होगा। अब मेरे को बताओ टोटल HCl रिक्वायर्ड कितना आ गया है, टोटल HCl रिक्वायर्ड अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, दिस प्लस दिस 0.01052 और प्लस 00526, ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है इसको सम करने के बाद ये वैल्यू आती है बेटे मेरे पास 0.01578, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.01578। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, लेट अस सी। अब इतना करने के बाद भी मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, लेकिन एक बार मैं फिर डिस्कस करता हूँ। मैंने यहाँ क्या, मेरे पास 1 ग्राम था सब्सटेंस का, मैंने मोल्स में बदल दिया उसको, मोल्स के बाद मैंने स्टोइचियोमेट्री लगा के HCl के मोल्स पता कर लिए। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है HCl, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, HCl की सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.1। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलैरिटी की डेफिनेशन होती थी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी ऊपर कुछ मत देखो, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये जो 0.1 मोल्स थे, 0.1 मोल्स आर प्रेजेंट इन कितने ml के अंदर प्रेजेंट हो, 1000 ml। दोबारा देखो, इस क्वेश्चन में मुझे क्लियरली मेंशन है कि जो मैंने यूज करना है ना इनके अगेंस्ट HCl वो 0.1 मोलर है, और अगर वो 0.1 मोलर है तो उसके 1 लीटर के अंदर 0.1 मोल है, यानी 0.1 मोल आर प्रेजेंट इन 1000 ml। फिर वही सिंपल मैथ्स, तो मेरे पास कितने मोल्स हैं 0.01557। सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ 6th क्लास का, एक के लिए कितने हो जाएंगे 1000 बाय 0.1, ठीक है जी। तो मेरे पास कितने थे 0.0157 है। यहाँ पे आ गया बेटा, नीचे अगर बोर्ड नहीं दिख रहा तो ये मैं कैलकुलेशन को ऊपर कर रहा हूँ, तो क्या आ गई 1000 बाय 0.1 इंटू 0.0157, तो यहाँ पे आंसर आ गया बेटा आपका 157.8 ml। तो इतने HCl आप लोगों को चाहिएगा यहाँ पर। तो वंस मोर एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ। 1 ग्राम था आपका जो सोल्यूट था, उसमें से कुछ हिस्सा कार्बोनेट का था, कुछ बाइकार्बोनेट का। कार्बोनेट का X था, बाइकार्बोनेट का 1 - X था। कार्बोनेट का मोलर मास V1 है, बाइकार्बोनेट का V1, दोनों के मोल्स निकाल ले, इक्वल पुट। ये हमारे पास मोल्स था, स्टोइचियोमेट्री लगाई, इसके 1 मोल के लिए इसके 2 चाहिए थे, HCl रिक्वायर्ड आ गया, HCl रिक्वायर्ड आ गया, टोटल HCl रिक्वायर्ड की वैल्यू आ गई आपकी। अब हमारे पास मोलैरिटी 0.1 है, तो दैट मींस 0.1 आर इन 1000। तो हमने अब जब लास्ट वॉल्यूम निकाली तो कितनी निकली 157.8। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ। इसके बाद बेटे
जो नेक्स्ट आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम भेजी है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ना आप लोग मार्क करके रखें। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ स्पेशल केस। बोर्ड आपके पास एक स्पेशल केस है। किस चीज का स्पेशल केस है, लेट अस सी, एक बार देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 को मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो सुनिएगा। कहते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन, यानी हमारे पास इथेन है लिक्विड फॉर्म में और उसके ऊपर उसके गैस बन चुकी है कुछ, यानी कि कुछ इथेन इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और उसका पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है जी, कितना है 1 बार, और उसका अमाउंट है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। यानी कि दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस बंदे ने कहा है कि मेरे पास 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन है और उसके ऊपर जो उसका प्रेशर है 1 बार। कहता है कि अगर सोल्यूशन में इसकी बजाय 5 इंटू 10⁻² ग्राम होता तो फिर पार्शियल प्रेशर क्या होता गैस का। तो एक बार के लिए आप बोर्ड की तरफ देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बुक में देखोगे ना हेनरीज के कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे, तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो पता लगता है यूनिट देख के, कांस्टेंट की, जो हेनरीज कांस्टेंट होता है। पर लेकिन यहाँ पे तो यूनिट भी नहीं गिवन है हेनरीज कांस्टेंट की। तो फिर इस केस में एक लौता केस है पूरी आपकी एनसीईआरटी में जहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है m=kp। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको टिक करके रखो। तो इस केस में जो फॉर्मूला यूज होगा कौन सा होगा बेटा, m=kp। तो m कौन होगा यहाँ पे मास, k कौन होगा हेनरीज कांस्टेंट बोलेंगे, p होगा उसका पार्शियल प्रेशर। अब आप इधर देखिएगा ध्यान से, मैं 2 पार्ट में चल रहा हूँ, पार्ट 1 और इधर में चल रहा हूँ बेटे पार्ट 2। अगर मैं पार्ट 1 में देखूँ आपके पास तो मुझे दिया गया मास ऑफ इथेन। इथेन का जो मास दिया गया 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम दिया गया, ये मुझे दिया गया, ठीक है जी। और इस केस में जो पार्शियल प्रेशर है इथेन का वो 1 बार दिया गया। केस नंबर 2 में मैं अगर देखूं तो इस बंदे ने मास चेंज कर दिया यहाँ पे। तो मास ले लिया इसने 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम, क्लियर है जी। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हमें इसका पता करना है, क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं अगर यहाँ पे हेनरीज का लॉ अप्लाई करूं पहले केस में, m क्या है हमारे पास kp। तो जो k आएगा किसके इक्वल आएगा, m/p के इक्वल। m कितना था 6.56 इंटू 10⁻² और बाय में 1, ठीक है जी। फिर मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, m=kp। m की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 5.00 इंटू 10⁻²। k की वैल्यू कितनी है 6.56 इंटू 10⁻²। और मेरे को निकालना है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ये मेरे को जस्ट सिंपल है। वो आपके पास कैसे निकालेंगे आप पार्शियल प्रेशर, 5.00 इंटू -2 और बाय में 6.56 इंटू 10⁻²। ये जब आप इसका रिजल्ट सॉर्ट आउट करोगे, तो मैंने पहले कर रखा है रिजल्ट, तो मैं आपके लिए वैल्यू लिख देता हूँ। ये आएगा 0.762। एक लौता क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, वरना अगर आपको पता है इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म तो कौन सी थी, पार्शियल प्रेशर = KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो वो वाली नहीं यूज हो रही, इसमें ये वाली फॉर्म यूज हो रही है। तो एक बार फिर देखिए, अप्लाई किया m=kp। पहले पार्ट की तरफ चले, मास गिवन था, ऊपर पार्शियल प्रेशर था, कांस्टेंट निकाल लिया, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होना, वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दूसरे केस का पार्शियल प्रेशर निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद बेटे आपने जो नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर भेजा है वो भेजा जी क्वेश्चन नंबर 90। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ करें एक बार। ये अपने आप से नहीं होगा आपसे, क्योंकि इसमें ना कई जगह कैलकुलेशन को आगे पीछे करना पड़ता है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बुक खोल लीजिए और एक बार मेरे साथ साथ करिए। लेट अस सी क्या है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे कहता है कि ये सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exactly 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। यानी कि इस बंदे ने ना हमें यहाँ पे सबसे पहले तो वेट दे दिया, कहता है कि 30 ग्राम वेट है आपके सोल्यूट का, ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि इसको पानी में डाल दिया गया W1 और पानी का जो वेट था वो था 90 ग्राम। फिर कहता है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आया सोल्यूशन का PS वो आया 2.8 किलो पास्कल। ये हमने ले लिया कि 2.8 किलो पास्कल।
इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि फर्दर, इसके बाद इसने क्या किया, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट यही रखा 30 ग्राम और सोलवेंट को डाल दिया इसके अंदर 18 ग्राम, ठीक है जी। फिर ये कहते हैं कि द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स, नया जो वेपर प्रेशर था 2.9 किलो पास्कल हो गया। कहते हैं कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे ये मोलर मास पूछ रहे हैं सॉल्यूट का, ये क्वेश्चन मार्क होगा। एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P1 नॉट, ये दो चीजें आपसे पूछ रही हैं। एक बार दोबारा चेक करो बेटे, इस बंदे ने हमें क्या किया, इसने पहले केस में सॉल्यूट लिया, ये सोलवेंट लिया 90, इतना इसका वेपर प्रेशर आ गया सॉल्यूशन। फर्दर इसने चेंज किया, सॉल्यूट सेम रखा 18 ग्राम पानी और डाल दिया, और साथ में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज होकर 2.9 किलो पास्कल हो गया। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे वाटर ने और ज्यादा वेपर बना दिए होंगे, अमाउंट बढ़ा है तो। अब आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना मोल्स को निकाल के रखे लिखते हैं, क्योंकि वाटर का केस है 108/18, कितने मोल हो जाएंगे इसके 6। यहाँ पे अगर मैं मोल्स निकालूंगा तो 90/18 कितने मोल्स आ जाएंगे 5। अब मैं क्वेश्चन को अप्रोच करना शुरू करता हूँ, लेट अस सी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग भी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, थोड़ा मैं टाइट लिखूंगा बेटा ताकि बोर्ड पे फिर पूरा आ जाए। P1 नोड माइनस PS/P1, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब यहाँ पे केस 1, इसको मैं केस 1 का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं केस सेकंड का नाम। अगर केस 1 में हम लोग आए P1 नोड की वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक करें, वो तो हमें काउंट करनी है, तो वो मैं एज इट इज लिख के चलूंगा। P1 नोड माइनस 2.8/P1 नोड। अच्छा N2 की वैल्यू, क्योंकि मोलर मास भी निकालना है तो N2 तो पता नहीं लग सकता, 30/m लिख देता हूं। अच्छा N1 तो मुझे यहाँ क्लियर पता ही लग रहा है, पहले केस में कितना था 5, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर दोबारा से 30/m। तो मैं एक सेकंड के लिए आपकी वेट कर रहा हूँ, पहले आप इस केस को देखो मैंने क्या। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, P1 नोड माइनस PS/P1 नोड इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है नीचे से, मैं लेके चल रहा हूँ वरना फिर आंसर नहीं मिलेगा। तो P1 नोड की वैल्यू हमें निकालनी है, PS हमें गिवन है, P1 नोड फिर निकालना है, N2 की वैल्यू मैंने यहाँ से 30 मोलर मास रखी, N1 में 5 निकाल चुका है वैल्यू। तो ये मेरा कौन सा बना, केस 1। अभी ना आपने केस 1 को आगे चलाना है, कैसे, दोनों को P1 नोड से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2.8/P1 नोड, यहाँ पे क्या आएगा 30/m और m प्लस 30/m, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है इसके बाद कि इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, कैसे, इसको तो उस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, या साइन चेंज कर दो। तो अब मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको शायद अब तक तो दिखेगा ही, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 माइनस 30/m और बाय में सॉरी 1 हमारा ये वाला इधर आ गया ना 30/m 5 प्लस 30/m, ये आ गया 1/1 लिख दो या 1 ऐसे थोड़ा बड़ा करके, ठीक है जी। अब इसको एलसीएम के मेथड से मैं इधर लेके चल रहा हूँ, क्या आएगा बताओ मेरे को, 2.8/P1 नोड 5 प्लस 30/m माइनस 30/m और बाय में 5 प्लस 30/m, ये कैंसिल हो गया हमारा। यहां तक अब हमारा आंसर क्या आ गया, 2.8/P1 नोड इज इक्वल टू 5/5 प्लस 30/m। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है, अगर मैं इसको और करके लिखूंगा P1 नोड बाय 2.8 5 प्लस 30/m बाय 5, P1 नोड बाय 2.8 1 प्लस, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कैंसिल हो गया ना, और यहाँ पे क्या आएगा 6/m, ये आपका आंसर आ गया पहले केस। दोबारा देखिए, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ इसको मेरे साथ एक बार करो वरना नहीं। आपने दो चीजें निकालनी थी, फॉर्मूला पुट किया, P1 नोड 2.8 गिवन था, P1 N2 30/m प्लस बाय में सॉरी 5 प्लस, क्योंकि 5 में मोल निकाल चुका हूँ पहले 30/m।
अब मैंने क्या किया, इससे डिवाइड किया दोनों को, ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। फिर मैंने क्या किया, इसको उस तरफ ले गया, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज करने से प्लस हो गया, ये हमारे पास 1 माइनस वैल्यू आ गई। एलसीएम लिया, 1 से सोल्व किया, कैंसिल किया, रिजल्ट आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को पलट दिया। कैसे पलटा पहले एक बार देख लो ध्यान से। P1 नोड ऊपर आ गया, 2.8 नीचे आ गया, ये वैल्यू ऊपर ही नीचे। अब मेरे पास P1 नोड बाय 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाय m आ जाएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान। इसके बाद अब आपने क्या करना है बेटे, इसी तरह से दूसरे केस का, केस सेकंड को भी आपको सेम तरह से सोल्व करना है और इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखना है, वो आप करके ही देखेंगे, इसी से रिलेटेड आएगा। कैसे, P1 नोड बाय 2.8 की जगह कितना आ जाएगा, 2.9, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 प्लस 5 बाय, ये हमारे पास बनेगी सेकंड केस। तो दोनों आपके पास आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगी, सेकंड भी आ जाएगी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, जब 1 और सेकंड आपके पास आ जाते हैं तो रेशो मेथड लगाना है। तो रेशो मेथड में हम लोग क्या करते थे, डिवाइड 1 बाय 2, 1 हमारे पास ये आया हुआ है, P1 नोड बाय 2.8, और ये पलट के अब हमारे पास ऊपर जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, 2.9 बाय P1 नोड इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आया हुआ है ऊपर, अगर मैं देखूं तो 1 प्लस 6 बाय और 1 प्लस 5 बाय, ये कैंसल, ठीक है जी। और इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 2.9 बाय 2.8, और ये वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 प्लस 6 बाय m और 1 प्लस 5 बाय, ये वैल्यू हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट करके लिख दी। अब आप लोग क्या करोगे, अब मेरे को थोड़ा बोर्ड रब करना पड़ेगा बेटे, फिर भी मैं एक बार यहाँ तक का दोबारा डिस्कस कर लेता, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस थे, केस 1 में सोल्यूट इतना था, दूसरे में भी यही था। पहले केस में सॉल्वेंट 90 था, 18 ग्राम ऐड कर दिया, सॉल्यूशन का इतना प्रेशर था, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। मोलर मास निकालना है, P12 निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई किया, P1 नोड माइनस PS बाय P1 नोड N2 बाय N1 प्लस दिस, PS की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू N2 की वैल्यू ऊपर से 30 बाय M रखी, 5 मोल थे, ये किया, एलसीएम लेके सोल्व करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। इसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट उठाया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब एक बार के लिए आप बोर्ड की तरफ देखिएगा, ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मेरे साथ साथ चलिएगा, पीछे मत जाइएगा। अब अगर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2.9 इंटू 1 प्लस 5 बाय m, और इधर क्या आएगा 2.8 इंटू 1 प्लस 6 बाय m, ये आ गई। अब मेरे पास ये मल्टीप्लाई करके क्या है, 2.9 प्लस 14.5 बाय m, यहाँ वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2.8 प्लस 16.8 बाय m, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप लोग क्या करिएगा, इसमें सिंपल मैथ्स, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये कितना आ रहा है हमारे पास, 2.9 माइनस 2.8, इधर कितना आ रहा है 16.8 m माइनस 14.5 बाय, कितना आ गया 0.1, यहाँ पे आ गया m, यहाँ कितना आ गया 2.3, कैंसिल हो गया आपका, m इज इक्वल टू 20। यानी हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। जो मोलर मास आया हमारे पास, ये यूनिट लिखा था मैंने U, ठीक है, वो किसी दिन और डिस्कस करूंगा, आप लोग ग्राम मोल इनवर्स लिख दो एक ही बात। ये पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब इसने दूसरे पार्ट में हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, P1 नोड की, तो अब यहाँ पे पुट कर दो या पहली इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, लेट अस सी क्या होगा, ये देखिएगा ध्यान से। तो अगर मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट करूँ इसको, P1 नोड बाय 2.8 1 प्लस 6 बाय 23, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 29 बाय 23 इंटू 2.8। यहाँ से जब मैं P1 नोड को सोल्व करके आऊंगा बेटा, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3.53 किलो पास्कल, ये मेरा रिजल्ट आ गया P1। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया, 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटे, जो आपने मुझे भेजी है, आपने तो बहुत सारी प्रॉब्लम भेज दी है, क्वेश्चन नंबर 20 भी आपकी प्रॉब्लम है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि ए 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, यानी कि सुक्रोज
इन वाटर एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। फिर इसके बाद इसने क्वेश्चन चेंज किया, कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखें अपनी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे पास, फिर से दो केस है। जैसे हमने पहले किया सेम उसी तरह से हम लोग इसको दो केस मान के अटेम्प्ट करेंगे। लेट अस सी दी क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को इंफॉर्मेशन दी गई है सुक्रोज के लिए, और इसके बाद मेरे को इंफॉर्मेशन दी गई है ग्लूकोज। अगर मैं सुक्रोज के लिए इंफॉर्मेशन देखूं तो मुझे सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 271 केल्विन, ठीक है जी। और आप सबको पता है कि जो प्योर वाटर का होता है कितना होता है, 273.15, ठीक है जी। अब पहले केस में जो सुक्रोज का अमाउंट दिया गया C12, H22, O11, ये कितना दिया गया है 5 है। और जो सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि बाय मास है तो कितना होगा 100 है, ठीक है। तो सोलवेंट जो बचेगा WH2O, W1 भी लिख सकते हो आप, इसको मैं लिख देता हूँ 95। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। पहले ये बेटा ये +1 है, ये +2 नहीं है यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज लिखी। कैसे, अब आप इधर देखिएगा एक बार, यहाँ पे दिया गया था 5% बाय मास। तो बाय मास का मतलब होता है बेटा वेट बाय वेट, और वेट की यूनिट होती है ग्राम, यहाँ पे यूनिट क्या होगी ग्राम। तो ऊपर वाला वर्ड किसके लिए है, सोल्यूट के लिए, और नीचे वाला किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। तो जब आप परसेंटेज निकालते हो तो सॉल्यूशन तो हमेशा परसेंटेज 100 में से निकलती है, तो 100 ग्राम होगा। तो इसलिए सॉल्यूशन कितना लिखा मैंने, अगर आप यहाँ देखें 100 ग्राम। सोल्यूट की यहाँ पे परसेंटेज गिवन है 5, तो सोल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम। तो बचा हुआ कौन होगा हमारे पास, सोलवेंट। तो सोलवेंट कितना हुआ 95 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन तो थी हमारे पास सुक्रोज के लिए। अब आप लोग एक बार मूव करिए ग्लूकोज की तरफ। तो ग्लूकोज के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेटेस्ट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है पहले हमें ग्लूकोज का, ठीक है जी। और इसके अलावा नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट तो पूछा है शायद इसने, एक बार चेक करिए आप क्या कहते हैं क्वेश्चन में। फ्रीजिंग पॉइंट यस पूछा है भैया, ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, प्योर सोलवेंट का तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कितना रहेगा 15 का। अच्छा, W ग्लूकोज देखो कितना है, W ग्लूकोज है 5 ग्राम, W सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और W वाटर यानी सोलवेंट कितना आएगा हमारे पास, फिर दोबारा से 95, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो फॉर्मूला लग रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लग रहा है, देखो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है सॉल्यूशन से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2/M2 इनटू 1000 बाय W1। ये आ गया जी हमारे पास। डेल्टा TF निकाल लो आप लोग यहाँ से, T0F माइनस TF। ये वैल्यू क्या है, इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा 2.15 का, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी 2.15। अब हमें KF निकालना है। वेट बताइए कितना है यहाँ पे सोल्यूट का, अगर मैं आपसे पूछूं तो 5 ग्राम है जी। अच्छा, मोलर मास जो सुक्रोज का होता है कितना होता है 342 इनटू 1000, और बाय में वेट ऑफ सोलवेंट कितना है हमारे पास 95। ये वैल्यूज हमने पुट करनी है बेटे। देखो जो हमारे नए बच्चे जिन्हें नहीं पता, मोलैलिटी होती है बेटा, ये मोलैलिटी क्या होती है, गिवन वेट बाय मोलर वेट। क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास जो सोलवेंट है ग्राम में दे रखा है, तो मैंने ग्राम का फॉर्मूला लगा दिया 1000/W। यहाँ से आपको KF की वैल्यू मिल रही है, यहाँ से जो KF की वैल्यू मिल रही है ये मिलेगी आपको बेटे 13 पॉइंट, सोल्व करके रखी थी, 1 मिनट रुकिएगा, यस 13.970। अच्छा, बुक में ना वैल्यू उल्टी है, अगर कोई सोल्ड बुक में देखे तो ये नहीं दे रखी, तो आपने यही लिखनी है, यही आएगी। फाइनल रिजल्ट सेम है उनका, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अब इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2/M2 1000/W1। अब मैं यहाँ पर डेल्टा TF निकालूंगा, KF की वैल्यू 13.970, W2 कितना है हमारे पास 5, मोलर कितना है हमारे पास 180 इनटू 1000/95।
यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा टी एफ निकलेगा कितना निकलेगा 4.09 आ जाएगी जी वैल्यू। अब इसको पुट करो टी नोट एफ माइनस टी एफ 4.0 तो टी नोट एफ कितना 0 तो टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ तब कई बच्चे पसंद हो जाएंगे। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस ये टी एफ हो गया 4.0। अगर मैं बाप से पूछूं तो टी एफ की वैल्यू कितनी है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 0 में से अगर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस में ही आएगा ना। ये मैंने निकाल दिया टी एफ की वैल्यू। टी एफ कितना है हमारे पास माइनस 4.09 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बेटे इसके बाद सीरीज में आप लोगों की प्रॉब्लम्स तो जो अगली प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 21 भी है आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जनरल प्रॉब्लम है। इसको एक बार देखिएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे बंदा क्या कहता है कि हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी कैपिटल ए कैपिटल बी और उन्होंने दो कंपाउंड बनाए। एक कंपाउंड है AB2 एक कंपाउंड है AB4 यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके +1 का। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन दोनों को एक ही सोलवेंट में डिसॉल्व किया गया एक बार एक को दूसरी बार दूसरे को 20 ग्राम बेंजीन। जब AB2 को डिसॉल्व किया गया तो उससे 1 ग्राम यानी उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ 2.3 केल्विन। जबकि जब AB4 का 1 ग्राम डिसॉल्व किया गया तो लोवरिंग थी 1.3। डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है एटॉमिक मास पूछे होगी। अब फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया था। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ बोर्ड शायद आपको दिखाई देगा। ए और बी ने मिलकर दो कंपाउंड बनाए। एक कौन सा कंपाउंड बनाया AB2 टाइप और एक कौन सा कंपाउंड बनाया AB4 टाइप। अगर आप पहले केस में देखें यहाँ जो वेट दे रखा है AB2 का कितना दे रखा है 1 ग्राम। जो सोलवेंट दे रखी है बेंजीन वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 20 है। दूसरे केस में अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1 ग्राम और सोलवेंट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20। क्लियर सबको। इसके बाद पहले केस में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है चेक करो अपनी कॉपीज के अंदर बुक के अंदर 2.3 केल्विन है यहाँ पे 1.3 का है। ठीक है जी। अच्छा KF की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू क्योंकि बेंजीन ही है तो दोनों में सेम है 5.1 kg मोल इनवर्स और यहाँ पर भी कितनी वैल्यू है 5.1 kg मोल इनवर्स। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं इस पहले केस में अप्लाई डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W। ठीक है जी। वैल्यूज पुट करिए। डेल्टा TF कितना है 2.3 KF की वैल्यू कितनी है 5.1 W2 गिवन वेट देखो कितना है 1 ग्राम ये निकालना है हमें। ये पहले में AB2 का इंटू 1000 बाई में W1 कितना है देखो ध्यान से। जब W1 होता है बेटे सोलवेंट कितना आ गया 20। इसको ग्रोस ले जाओ MAB2 यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा पूरा नहीं सोल्व कर रहा मैं इसको। तो ये आ जाएगी आपकी 10.87। ठीक है यूनिट लेस चल रहा हूँ मैं ग्राम मोल इनवर्स को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट की तरफ आइए क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी डेल्टा TF KF इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W। डेल्टा TF कितने हमारा 1.3 KF कितने 5.1 W2 चेक करो यहाँ पे कितना वेट है 1 ये हमने निकालना है AB4 इंटू 1000 और W1 चेक करिए कितना है 20। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसका रिजल्ट आया 196.15। या अब अगर आप ध्यान से देखें इधर आइए वापस यहाँ पे मेरे पास इस कंपाउंड में दो एलिमेंट है और बी जिसमें से A का एक एटम है और B के दो एटम। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ A + 2B इन्हीं का सम तो मोलर मास होगा जो एटॉमिक मास का सम होगा। ये आ गया जी। और यहाँ पे A + 4B 196.15 ये वैल्यूज आ गया। अब इसको हम लोग ऊपर पुट करते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं ऐसे A + 2B 110.87 A + 4B 196.15
ये साइन चेंज कैंसिल हो गया, -2b इज इक्वल, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 85.28, माइनस माइनस प्लस, b की वैल्यू आएगी 42.6। ये आपके पास b का मास निकल गया। यूनिट लिखना चाहो ग्राम मोल इनवर्स लिख दो या यू लिख दो, यूनिफाइड यूनिट होती है तो एक ही बात रहेगी। फिर अब यहाँ से b की वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर दो, इसी में कर दो, तो a प्लस 2b तो था ही हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर दो, 85.28 इज इक्वल टू 110/0.87। a की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आएगी बेटे 25.59, या तो ग्राम मोल इनवर्स या यूनिट जो मर्जी, मैं ग्राम मोल ही लिख रहा हूँ, फिर तुम पजल होते हो। ये आपका रिजल्ट आ गया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।